अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा न्याज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट दूँगी टीएलपी के हवाले से हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। वज़ारत दाखिला ने भी नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है और इस दफ़ा लग तो यही रहा था कि बड़ा पक्का काम होगा टीएलपी पर। आप अगर देखें माज़ी में भी अप्रैल 2021 में भी पाबंदी लगी थी। उन्होंने तब भी धरना दिया था, लॉन्ग मार्च की थी, एहतजाजी सियासत की थी और बहुत सारे पुलिस वालों पर तशद्दुद किया था, बहुत सारा जलाओ घिराव किया था और बहुत सारी तोड़-फोड़ की गई थी, कुछ जाने-जाने की भी खबरें थीं। तो उस वक़्त पाबंदी लगाई गई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। जब भी किसी जमात पर पाबंदी लगती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। उस वक़्त इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और टीएलपी पर पाबंदी लगा दी गई थी अप्रैल 2021 में और फिर 6 महीने बाद नवंबर में ये पाबंदी दी गई थी। यानी अप्रैल 2021 में इमरान खान साहब के दौर में पाबंदी लगी थी, लेकिन 6 महीने के बाद मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई और उसमें उनके मामलात तय हुए और जिसके बाद 6 महीने के बाद नवंबर में ये पाबंदी हटा दी गई हुई थी और उन लोगों को जो है ना फोर्थ स्केड्यूल यानी कि वहाँ ऐसे मुकदमात जो दहशतगर्दी के होते हैं उनमें से उनको निकाल दिया गया था, यानी उन पर जो संगीन मुकदमात थे उनसे उनको हटा दिया गया था और जेलों से तो उनको निकाल दिया गया, उनकी रिहाइयाँ कर दी गई, मुकदमात वापस हो गए। तो पहले भी जनाब उन पर पाबंदी लगाई गई थी और अब फिर लग गई है। याद रहे कि 2016 से ये टीएलपी जो है ये तंजीम बनी और उसके बाद से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि टीएलपी कभी लॉन्ग मार्चेस करती है, लॉन्ग मार्च पे लॉन्ग मार्च हम देख रहे होते हैं, धरने पर धरना देखा जा रहा होता है, पुरतशद्दुद एहतजाज। मतलब ये सारा का सारा जो है ना टीएलपी का एक शेवा सा बन गया हुआ था। ये उसकी एक रूटीन की सियासत थी जो हम देख रहे थे। और अब जनाब क्यों लगी है पाबंदी? इस दफ़ा टीएलपी ने मिलियन मार्च या आप कह लें कि लब्बैक मार्च जो कि फ़लस्तीनियों के हक़ में उन्होंने निकाली थी, जो कहते थे कि जी हम फ़लस्तीनियों के उसमें उसके हक़ में हम ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और वो जाना चाहते थे इस्लामाबाद तक। जनाब एक सफारत खाने के आगे ये एहतजाज करना चाहते थे, लेकिन उस दौरान उन्होंने मुरीदकी में जब पुराव डाला तो फिर हुकूमत ने उनके खिलाफ एक ऑपरेशन किया था, ग्रैंड क्रैकडाउन हुआ था हमने देखा और रियासत ने तय किया था कि अब ज़ीरो टॉलरेंस होगी, कोई हमें इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि वो रियासत को या हुकूमत को ब्लैकमेल करे। तो उसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से समरी मंजूर की गई कि टीएलपी पर पाबंदी लगाई जाए। फिर समरी जब आई वफाकी हुकूमत के पास तो गुज़श्ता रोज़ जो है शहबाज काबीना ने भी वो समरी मंजूर कर ली और अब दो तरह से यानी कि अब ये पाबंदी लगाई गई। पहले पहले यही एक्सपेक्टेशंस थी, जिस तरह से कार्रवाई हो रही थी कि इस दफ़ा बड़ा पक्का काम करेंगे, दो तरह की पाबंदी लगेगी। एक तो एंटी टेरर एक्ट के तहत कि तंजीम ने तशद्दुद की हवा दी है, पुरतशद्दुद एहतजाज किए हैं, शरअंगेज़ी फैलाई है, फ़िरका वारियत को हवा दी है, नफ़रत फैलाई गई है, जलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ की गई है, यानी दहशतगर्दी एक्ट के तहत इन पर पाबंदी लगाई गई है। बहैसियत तंजीम इन पर पाबंदी लगा दी गई है। मदरसे हमने देखा है कि सील हो गए हैं, अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं, जायदादें उनकी जब्त कर ली गई हुई हैं। पूरे पाकिस्तान में अभी भी क्रैकडाउन जारी है और 3000 से 6000 अरकान की लिस्टें तैयार हैं जिनको उन्होंने गिरफ्तार करना है। और लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी टीएलपी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और इस टाइम असेंबली में उनका एक नुमाइंदा भी मौजूद है, तो एक्सपेक्टेशंस यही थी कि बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी भी इन पर पाबंदी लगाई जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसके लिए ऑब्वियसली अगर वो बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी तो उसकी कुछ कानूनी रीजंस हैं, यानी कि उसमें ये होता है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी टीएलपी को अगर बैन कर रहे हैं तो 15 दिन के अंदर आप रेफरेंस भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो अब तो आईनी बेंच भी बन गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट, तो किसी एक के पास ये रेफरेंस जाता, फिर 30 दिन में से किसी एक 30 दिन में उसका डिसीजन हो जाता कि जी इन पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। तो बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी ये है या नहीं, मतलब बहैसियत तंजीम तो उन पर पाबंदी लग चुकी हुई है। अब वैसे पॉलिटिकल पार्टी इन पर पाबंदी लगाई जाए या नहीं और 30 दिन में फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देती। वहाँ टीएलपी को अपने दफ़ा का हक भी मिलता, लेकिन ऑब्वियसली ज़्यादातर यही चांसेस थे कि वहाँ पे बैन लग जाता। बहरहाल उन्होंने हुकूमत एक्सपेक्टेशंस यही थी कि हुकूमत शायद जो दूसरी तरह का जो बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी भी उन पे पाबंदी लगाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। में भी शायद वो सुप्रीम कोर्ट में जहाँ टीएलपी को दफ़ा का मौका मिलना था शायद वो वहाँ पे नहीं चाह रहे थे। तो जनाब फ़िलहाल
फ़िलहाल एज़ ए तंज़ीम TLP पे पाबंदी लगा दी गई हुई है और बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी TLP अभी भी है और उनका एक रुकन असेंबली में भी मौजूद है। जनाब तो साद रिज़वी साहब और उनके साथियों का भी अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ पर हैं। अलबत्ता हमने देखा है कि एक वीडियो साद रिज़वी की ज़रूर मंज़र-ए-आम पर आई है जिसमें वो अपनी खैरियत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब हमारी बातचीत चल रही है, रास्ता निकाला जा रहा है, अफ़वाहों पर कान ना धरें और कोई पेशरफ्त हुई तो सारों को आगाह किया जाएगा। वल्लाह आलम ये वीडियो कितनी हकीकत पे है, कितनी सच्ची है। अगर तो ये वीडियो रियल है तो इससे ये अंदाज़ा ज़रूर लग गया है कि जी साद रिज़वी साहब वो ज़ख्मी नहीं हुए थे, उनको कोई गोली नहीं लगी थी। हमने देखा कि किस तरह से DIG जो है पंजाब के, उन्होंने भी कह दिया हुआ था कि हमारे पास और ना एजेंसियों के पास साद रिज़वी मौजूद हैं। कुछ लोगों का ख्याल यही था कि अगर तो मे बी उनको पुलिस के पास है या फिर किसी न किसी एजेंसियों के पास है, लेकिन खैर फ़िलहाल के लिए उनके बारे में कोई अपडेट हमारे पास सामने नहीं आ रही। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और बाकी उलमा जो हैं वो भी हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं, मामला ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मदरसे से जो है ना वो सील ना किए जाएँ, तहरीक लब्बैक से बातचीत से मामला हल हो जाए। तो ये अच्छी बात है कि रियासत ने अब ये तय कर लिया है कि वो किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी, लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रियासत को भी रखना चाहिए कि ताकत का बेईमाना इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ऑल इन ऑल हैं, आपके पास एक ताकत है, बट रियासत जहाँ पे ताकतवर है वहीं रियासत का एक और एस्पेक्ट भी है कि रियासत माँ जैसी होती है। उसका दिल बड़ा होता है, उसका ज़र्फ़ बड़ा होता है, तो अगर बच्चे से कोई गलती हो जाए तो माँ अपना दिल बड़ा करके वो गलती माफ़ करती है। तो सबसे अच्छा सलूक करने की ज़रूरत है। ये जो बेजा ताकत का इस्तेमाल है, इसके भी मैं खिलाफ हूँ कि बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिसयूज़ ऑफ पावर शुडन्ट बी देयर। जो भी चीज़ें हों, अगर आपने सज़ा भी देनी है किसी को तो वो आइन और कानून की हदूद में रहकर किसी को सज़ा दें। वैसे ये भी सोचना चाहिए कि जिन्होंने अपने मकसद और अपने मतलब के लिए ऐसी पार्टियों को बनाया, ऐसी तंज़ीमों को बनाया कि जब उन्हें इस्तेमाल करना होता था वो यूज़ करते थे उनको मिसयूज़ करके, और जब जैसे ही अपना मतलब पूरा हुआ तो ऐसी तंज़ीमों को, ऐसी पार्टियों को इस्तेमाल करके वो फिर उनको फेंक देते हैं और या फिर इस तरह से उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो बहरहाल इस मुल्क में से इंतहा पसंदी को ख़त्म होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंतहा पसंदी जो है वो ये ऐसे होना चाहिए कि उनके एक्शन, चाहे वो इंतहा पसंदी उनके एक्शंस में हो, बातों में हो, उसे ख़त्म होना चाहिए। किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि उसको जायज़ या नाजायज़ मुतालबों के लिए सड़कें बंद कर दें, मोटरवेज़ बंद कर दें, जलाओ घिराव करें, और किसी को भी मैं कहती हूँ कि इस चीज़ से बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो कुफ्र के फ़तवे एक दूसरे पर लगाएं और जहाँ उन्हें अपने मतलब के लिए किसी को भी वो ज़िंदा जला दें कि जी ये काफिर है तो वो मुसलमान है। भई इस चीज़ का भी किसी को कोई इख्तियार नहीं है। किसी को इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो हुकूमत और रियासत को ब्लैकमेल करे। तो दिस इज़ समथिंग गुड। आई होप कि ऑब्वियसली आई होप कि ये परमानेंट बेसिस पे ये इसका हल निकलना चाहिए कि ये इस तरह की जो एक्सट्रीम तंजीमें हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, और उनको बनाने वालों को भी सोचना चाहिए कि ये जो हम खड़ी कर लेते हैं अपने मतलब के लिए तो फिर बाद में उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेस को पूरी आवाम भुगतती है। तो ये भी उनको ख्याल करना चाहिए जनाब। उसके अलावा स्टॉक मार्केट की भी अगर हम आपसे बात करें तो स्टॉक मार्केट का जो कारोबारी हफ्ता रहा है उसका आज आखिरी दिन था, वो बहुत बुरा रहा है। सरमायाकारों की खरबों की मालियत डूब गई है, यानी कि 1 खरब 84 अरब डूब गए हुए हैं सरमायाकारों के। यूँ कह लें कि 1286 पॉइंट्स की कमी हुई है। ये है वो तरक्की और खुशहाली जिसकी हुकूमत जो है वो ढोंग पीट रही है, ढिंढोरा पीट रही है कि जी हमने इतनी तरक्की कर ली है, ये कर ली है, हमारे माशी इशारे बड़े सही जा रहे हैं, दुरुस्त जा रहे हैं। तो जनाब ये है हमारी तरक्की, और ना सिर्फ ये बल्कि इस सहमाई में हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जा लिया है, यानी कि 514 अरब का कर्जा लिया गया है जो पिछले साल इस मुद्दत में 364 अरब था।
یعنی کہ وہ قرضہ اب ڈبل ٹرپل ہو گیا ہے, کہاں 514 اب اور کہاں ہم 364 لے رہے تھے, تو یہ ڈبل ہو گیا ہوا ہے. اسٹاک ایکسچینج کا برا حال ہے, قرضے ڈبل ہو گئے ہیں. پھر ان قرضوں کا جو سود اس کے اوپر لگتا ہے, اس سود کو اتارنے کے لیے ہم مزید قرضہ لیتے ہیں. ہمارے جو حکومتی اخراجات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے. اگر ہم نے کوئی عوام کے لیے کوئی کام کرنا ہے, ہم نے کوئی پروجیکٹ لانچ کرنا ہے, تو اس پہ گرینڈ انوگریشنز ہو رہی ہیں, بڑے بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں, بے تحاشا پیسہ لگایا جا رہا ہے, ایسے پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے اپنی ذاتی تشہیر کے لیے. کوئی کہتے ہیں جی 3 ارب لگا لی ہے, کوئی کہتے 300 ارب, کوئی کہتا ہے جی 900 ارب لگا لی ہے, وچ از لائک اے ہیوج اماؤنٹ. تو جناب یہ ساری سچویشن ہے. غربت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہی ہے, مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے, اور اوپر سے حالت یہ ہے کہ پاپولیشن بام ٹک 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 کر رہا ہے, اور وہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے, ایکسپلوڈ کر سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ 25 کروڑ سے زیادہ ہماری آبادی ہو گئی ہے, اور ہم ہر سال, آپ اندازہ لگائیں کہ ہم ہر سال نیوزی لینڈ جتنی, نیوزی لینڈ کی جتنی آبادی ہے, ہم ہر سال اتنی آبادی پیدا کر رہے ہیں. جتنی نیوزی لینڈ کی ٹوٹل آبادی ہے, ہم ہر سال اتنی آبادی پیدا کر رہے ہیں. نیوزی لینڈ کی جو ٹوٹل آبادی ہے نا, وہ صرف اور صرف 55 لاکھ ہے, اور ہم اتنی اور اس سے زیادہ کہ ہم ایک سال میں آبادی پیدا کر رہے ہیں. تو بچے پیدا کیے جا رہے ہیں, خسارہ زدہ ادارے مزید خسارے میں جا رہے ہیں, کوئی حال نہیں ہے. اور اوپر سننے کو ملتا ہے جناب کہ ترقی ہو رہی ہے, معیشت بڑی بہتر ہو رہی ہے, ہماری جو ہے نا مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے. یہ ہم بہت ایسے ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے, اور یوں اس نے فلائٹ لے لی ہے. تو جناب یہ ہیں دعوے حکومت کے, اور یہ ہیں گراؤنڈ ریالٹیز, اور یہ وہ ایشوز ہیں جن کو پریورٹائزڈ کرنے کی ضرورت ہے. آبادی, پاپولیشن, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے جب ایکسپلوڈ ہونا ہے نا, تو کسی کے بھی کنٹرول میں کوئی چیز نہیں آنی, لیکن اس کے لیے کوئی پالیسیز, کوئی پریورٹیز کسی بھی حکومت میں نظر ہی نہیں آتی. خیر, آگے بڑھتے ہیں. افغان پاک معاہدے کا آج دوسرا دور ٹرکی میں استنبول میں ہو رہا ہے جناب. ابھی بھی سرحدیں جو افغان کو جاتی ہیں وہ بدستور بند ہیں. 5000 تجارتی ٹرک بارڈر پر کھڑے ہوئے ہیں, پھل سبزیاں خراب ہو رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ کا $1 ملین افغانستان کو نقصان ہو رہا ہے. افغانستان کو کیونکہ سارا کچھ ہماری طرف سے جاتا ہے, تھوڑا بہت ہی افغانستان کی طرف سے ہماری طرف آتا ہے, تو اس لیے افغانستان کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. دوحہ مذاکرات کے بعد آج یہ دوسرا دور ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرکی اور قطر وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور یہ دوسرا دور استنبول میں ہو رہا ہے. افغانستان نے تو کہہ دیا ہے کہ جناب وہ درع کابل پر ڈیم بنائیں گے, اور دوسری طرف اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جی TLP دہشت گرد ہے ہی نہیں ہماری نظر میں. تو افغان حکومت میں جناب ہمارے خلاف بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, لیکن ان کے پاس اب 2 ہی آپشنز ہیں. وہ جناب یہ ہے کہ پاکستان جیسے مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے والے دوست کا ساتھ دیں, یا پھر اپنی معیشت بھی تباہ کریں, جنگ کریں, ہمارے ساتھ لڑیں, اور اپنا ملک بھی تباہ کر دیں. اور اس کے علاوہ خزدار کی اگر ہم بات کریں تو اوبویسلی ایک دوسری جنگ بھی ہم مسلسل دہشت گردی کی لڑ ہی رہے ہیں. خزدار میں مسلح افراد نے ایک تعمیراتی کیمپ پر چھاپا مارا ہے, اور 19 مزدور اغوا کر لیے ہیں جناب, اور مشینری اور گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی گئی ہے. جبکہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کے دوران بم دھماکے میں 18 خوارج ہلاک ہوئے ہیں, اور SP سمیت 3 اہلکار شہید ہو گئے ہیں. تو اس طرف یہ حالات چل رہے ہیں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ترقیاں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو ملک میں بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں, بٹ اس سارے ہم ایک چیز دیکھیے کہ ابھی تک فی الحال اس معاہدے کے بعد سے افغانستان سے کوئی دہشت گرد داخل نہیں ہوا. یہ وہی ہیں جو اس وقت ملک میں موجود ہیں, اور وہ بد امنی پھیلا رہے ہیں, دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. پولیٹیکل پہ آتے ہیں تو جناب علیمہ خان صاحبہ کو بھی انسداد دہشت گردی عدالت بلا رہی ہے, اور وہ نہیں گئیں تو ان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر دیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کی حکم پر ان کے اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے ہیں جناب, اور ان کی پراپرٹی بھی ضبط کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقدمے بن رہے ہیں, دوسری جانب اف یو ریممبر عمران خان کے دور میں مریم نواز صاحبہ جب نیب میں پیشی کے لیے آئی تھی, تو اس ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے
वहाँ पे हंगामा आराई की गई थी और किस तरह से नैब वालों पर पथराव किया गया था उस केस में, और इस कदर किया था कि नैब वालों को अपनी जानें बचाकर भागना पड़ा था। तो वो उस हवाले से केस था मरीम नवाज़ साहिबा पर, वो जनाब गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने ख़ारिज कर दिए, मुकदमा ख़त्म हो गया। यानी एक तरफ मुकदमे हो रहे हैं, हलीमा खान साहिबा पे मुकदमे कर दिए हुए हैं और उनका पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिया, शनाख्ती कार्ड भी, उनके अकाउंट्स भी, उनकी प्रॉपर्टी भी ज़ब्त करने का कह दिया गया है। तो दूसरी तरफ दूसरी पार्टी को रिलीफ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ मुकदमे खारिज हो रहे हैं। तो ये है जनाब सारी अपडेट आज की सिचुएशन की। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।